एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, दैट इज़ टुडे ऑन 15 फरवरी 2023। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यही मान के आपको चलना है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग, ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। कुछ केस स्टडीज़ भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको बेनिफिट करेंगी। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये आपको पता होना चाहिए वो आप क्यों पढ़ रहे हो। तो पहली बात तो पेपर है इसलिए पढ़ रहे हो। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर को पढ़ने से ये फ़ायदा रहता है एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को कि आपका जो एक एक्यूमेन है, बिजनेस एक्यूमेन है, वो डेवलप होता है। तो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज ना होते हुए ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करने वाले हो। सो देयरफॉर दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज ऑलवेज हम जब भी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं वी हैव अ क्वेश्चन, सो यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, डेफिनेटली दे आर फ्रॉम शार्क टैंक। तो ये जो शार्क टैंक के जजेस हैं, आपको इसी से रिलेटेड आंसर एक बताना है मुझे। एंड द क्वेश्चन इज, हु अमंग इज़ द रिचेस्ट शार्क टैंक जज? ओके, सो इज इट अमन गुप्ता, विनीता सिंह, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल? तो चारों में से जो भी आपका आंसर है उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी में। जो आपका एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट होता है ये 70 मार्क्स की कवरेज इसमें होती है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अगर हम बात करें, अगर आप कॉलेज लेवल पे से पढ़ रहे हैं देन नेचुरली आपका जो जो टॉपिक्स है उनके हिसाब से पढ़ोगे। बट अभी हम खासतौर से 12th के बारे में बात करें तो इसमें ये चैप्टर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स हैं मैंने इनके नंबरिंग करी हुई है, उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव यू कैन टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो एक इसमें आता है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो वो बेसिक सा था, वो ना करके मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग को यूज़ किया है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्कैनिंग इज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ठीक है, सिर्फ बाहरी चीज़ों को नहीं देख रहे, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपको पता करने हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, थ्रेट्स क्या है। अपॉर्चुनिटी इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ओके, एंड थ्रेट इज जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो, और कैसे ये इन्फ्लुएंस करेगी हमारी करंट एंड फ्यूचर प्लान्स को। आगे बात करते हैं इसका पर्पस क्या है, क्यों करें भाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग। आपको अपना बिजनेस करना है वो आप करो, नहीं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और चेंजिंग कंडीशंस, नेचुरली जो भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है, इनकॉर्पोरेट करता है उन ऑब्जर्वेशंस को, एक प्रोसेस के तहत अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड नो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पेस्टल मॉडल। पेस्टल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे कॉलेज लेवल पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पी की बात करते हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स किस हद तक, मतलब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर रही है इकोनॉमी में, जिसमें इसमें टैक्सेशन पॉलिसी आ सकती है, ट्रेड के रेगुलेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट अफेयर्स लाइक गवर्नमेंट जो पावर में है उसका एटीट्यूड क्या है, ओके, टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, या किस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनकम लेवल नेशनल लेवल पे या पर कैपिटा लेवल पे, फिर प्रॉफिट अर्निंग, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आ जाते हैं। देन पेस्टल में एस जो है दैट डिस्क्लोजेज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है, इट बेसिकली इज़ द कल्चरल आस्पेक्ट एंड इंक्लूड हेल्थ कॉन्शियसनेस, या लोग जो हैं कितने अवेयर है, फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करियर की तरफ आपका एटीट्यूड क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सोशल फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल। अब एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयर हो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या होंगी अगर हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेनिंग्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उसका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्लांट एंड मशीनरी होगी उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। देन अगेन वी कम ऑन टू पेस्टल में ई, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें आ जाता है इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल से रिलेटेड, जैसे कि वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। एंड लास्टली दैट इज़ लीगल, जिसमें कि हमारे बहुत सारे लॉज हैं कंज्यूमर से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट के, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। ये सारे भी फैक्टर्स बन जाते हैं कि किस तरह से कंपनी को इन सारे फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होना है, या उन फैक्टर्स को किस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
तो पेस्टल मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं जब वो अपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया क्या है? आइडिया बेसिक इज कोई भी आइडियाज़ जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आ रहे हैं तो उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम। तो जो मैंने आपको इनिशियल भी एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी का यूनिट 1 का पूरा वीडियो कवरेज करी है, उसमें आपको डिटेल में ये मिल जाएगा, बट अभी हम क्योंकि इसे रिविजन के फॉर्म में कर रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उससे भी आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ चेंज, जैसे कि सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, किसी भी तरह से कोई चेंज आता है उससे भी आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हो। ये सारे सोर्सेज हैं कहाँ कहाँ से हम आइडियाज़ निकाल सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम होती है तब आप एक आइडिया निकलते हैं कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ आइडिया। कोई नया चेंज आया, उस चेंज में हम एक आइडिया निकाल सकते हैं। इन्वेंशन, ओके, इन्वेंशन क्या है? कोई नई थिंग बनना, कोई वैल्यू या क्रिएटिव प्रोसेसेस, तो इससे भी आप कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है। फिर होता है कंपटीशन। कॉम्पिटिटर के थ्रू भी बहुत सारे जो नए नए आइडियाज़ आते हैं वो बन सकते हैं। लाइक वी कैन से फॉर गेटिंग अहेड द एंटरप्रेन्योर इंड्यूस न्यू एंड इम्प्रूव्ड आइडियाज़ एंड वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो अगर आपको दिखता है कि भाई आपका कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है तो आप भी कुछ नई तरह की टेक्निक ला के, एक आइडिया ही तो है, सो दैट इज़ अगेन एन आइडिया जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो। एंड लास्टली इज़ इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है? कोई नई चीज़ बनाना, ऑल टुगेदर नई चीज़ बनाना। जैसे कि टैबलेट्स आ गए, तो टैबलेट्स क्या है? वो भी अगेन एक इनोवेशन हुआ एंड उसके थ्रू एक नया आइडिया आया गया कि हम डेस्कटॉप ना बना के कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हैंडी हो, ईजी हो, उसमें सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो सकें। नेक्स्ट वे कमिंग ऑन टू ट्रेंड स्पॉटिंग। अगेन ट्रेंड स्पॉटिंग पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। ट्रेंड स्पॉटिंग, तो जो इसमें सबसे पहला तरीका है दैट इज़ रीड ट्रेंड्स। ओके, आप ट्रेंड्स को पता करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई क्या चल रहा है वो पता करना। ओके, दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू आइडेंटिफाई। तो इसमें क्या करता है? वो रीड करता है। लीडिंग पब्लिकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, उनको पढ़ना, या मान लीजिए कोई ट्रेड एसोसिएशन साइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, या कोई लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके व्लॉग्स को पढ़ना। इन सब के थ्रू जब आप इन्फॉर्मेशन को निकालते हो दैट इज़ नोन एज रीड ट्रेंड्स। दूसरा होता है टॉक ट्रेंड्स। बात करने के थ्रू भी एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि आप क्या करें, आप लोगों से बात कर रहे हैं, या आप इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन जो हैं उनके जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोगों से जुड़ रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, बात पता कर रहे हैं, कोई ग्रुप्स में आपने ज्वाइन किया। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की थिंकिंग क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, क्या उसको चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। थर्ड वन इज़ वॉच ट्रेंड्स। वॉच ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि आप वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कस्टमर को मार्केट प्लेस में। और अगर कस्टमर आपका टीनेजर है तो आप इसे लोकल मॉल वगैरह में कहीं पर स्पॉट कर सकते हो। कोई बिजनेस क्लास पीपल हैं तो जो भी आपका कोई ऑफिस पार्क है या रेस्टोरेंट है उस एरियाज़ में आप ढूंढ सकते हो इनको। एंड यूजुअली आपको क्या करना होता है? यू वॉच, ओके, कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, इस सब के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट इज थिंक ट्रेंड्स। थिंक ट्रेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें क्या होता है? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन एक एंटरप्रेन्योर ने गैदर करी है, सारी इंफॉर्मेशंस को यूज़ करता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर एक ट्रेंड स्पॉटर माइंड जो होता है वो उसके यहाँ पर डेवलप होता है। तो जो भी उसने रीड, हर्ड और ऑब्जर्व किया है उन सबको कनेक्शंस बना के एक बिजनेस बूस्टिंग इनसाइट्स के थ्रू पे आगे बढ़ना, दैट इज़ थिंक ट्रेंड्स। ओके, सो वी हैव कवर्ड 4 important टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्रिएटिव प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, इसको आप प्लीज़ ध्यान से समझिए। मैं इसके सिर्फ कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करूँगी और आप सुन के ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इनफैक्ट आपने ऑलरेडी याद कर लिया होगा, सो इट विल बी अ बेसिक रिविजन। अगेन इसमें खास तौर से अगर हम देखें तो जो वेरिफिकेशन है एंड इंक्यूबेशन है, इन दो पे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो जब हम क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ क्रिएटिव। ओके, तो क्रिएटिविटी है क्या? इट इज़ द एबिलिटी, एक और प्रोसेस है जिससे कि आप कुछ नए आइडियाज़ को लेके आते हो या कोई नई आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेके आते हो। तो इसका प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। जो फर्स्ट स्टेज इज दैट इज़ आइडिया जर्मिनेशन, इसको पहली स्टेज बोलते हैं या सीडिंग स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज पे भी अगेन आप देखो क्वेश्चन बनता है। इस स्टेज में क्या कर रहा है कि वो एक आइडिया निकालता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, जो भी उसने आइडिया सोचा है क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी स्टेट में जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने इंटरेस्ट को या क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या उसका जो आइडिया है वो लोगों को पसंद आना है या नहीं।
द सेकेंड वन इज़ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या होता है, आपकी इंटेंसिटी या जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस आइडिया को। एंड फॉर द सेम आप क्या करते हो, यू स्टार्ट विद मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च होती है वो भी आपकी सेकेंड स्टेज में होती है, दैट इज़ प्रेपरेशन। द थर्ड वन इज़ इंक्यूबेशन। ये क्या है, सबकॉन्शियस एसिमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने देख लिया भाई मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, दैट यू हैव डन इन प्रेपरेशन। इंक्यूबेशन में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट चल रही हैं कि हाँ ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दैट इज़ सबकॉन्शियस एसिमुलेशन में लाना। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में इसमें पहुँचते हो और इसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो सोचने लगता है आइडिया के बारे में, इमेजिनिंग करता है और इम्प्लीमेंटेशन भी उसका सबकॉन्शियस माइंड में होने लगता है, भाई इस चीज़ को मैं ऐसे ऐसे करूँगा। द नेक्स्ट वन इज़ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन वैसे भी आप समझो एक तरह से लाइट का जलना, दैट इज़ इल्यूमिनेशन। ओके, तो वही हम कह रहे हैं, आइडिया का रीफ सरफेस पे आना, उस चीज़ को अभी तक दिमाग में था, सबकॉन्शियस माइंड में था, अब आप उसे रियलिस्टिक वे में लेके आ रहे हो, तो उसकी वायबिलिटी को चेक करना, फंड अरेंज करना, पॉलिसी से रिलेटेड बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना आइडिया को प्रॉपर्ली, दैट इज़ इल्यूमिनेशन। एंड द लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बेसिकली इज़ वैलिडेशन या टेस्टिंग स्टेज। ओके, तो आपने जो भी चीज़ बना ली, आपने मार्केट रिसर्च तो कर लिया था सेकेंड टाइम पे, दैट इज़ प्रिपरेशन में, बट नाउ यू हैव टू एक्चुअली चेक कि जो आप सोच रहे थे वैसा ही लोग चाह रहे हैं या नहीं। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्रिएटिविटी भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है MCQ में आ जाए, सो दैट यू नीड टू नो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, येस, सो व्हाट इज़ आइडिया फील्ड्स। आइडिया फील्ड्स हैं क्या, क्या कोई खेत है, ये क्या है। आइडिया फील्ड इज़ नॉट बेसिकली दैट, इट इज़ वेल डिफाइंड फ्रेम्स कहते हैं, तो फील्ड और फ्रेम ऐसे आप याद रख सकते हो। आइडिया फील्ड्स आर द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दैट गाइड द जनरेशन ऑफ आइडियाज़, कि किस तरफ बढ़ना है आइडिया आना, बट आइडिया के लिए एक बेस तो चाहिए कि भाई इस हिसाब से सोचना है, तो वो जो आपका एक बेस बन रहा है, एक फ्रेम बन रहा है जिसमें आप फर्दर आइडियाज़ निकालते हो, दैट इज़ नोन एज आइडिया फील्ड्स। अब सबसे पहला तरीका हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज के, दैट मीन्स कि अगर द आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी डिराइव फ्रॉम अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि भाई क्या चीज़ बनानी है, तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू भी आप आइडियाज़ निकाल सकते हो, भाई एग्रीकल्चरल रिलेटेड हो या मिनरल और सॉइल से हो, सोलर से रिलेटेड हो, या कोई एकदम ही नया प्रोडक्ट भी आप ला सकते हो। ओके, दैट कैन बी एनी न्यू थिंग। सेकेंड आता है करंट प्रोडक्ट और सर्विस, जो ऑलरेडी आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें, उनकी ही डिमांड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और उससे ही आप कोई नया आइडिया निकालते हो कि भाई ये चीज़ चल रही है, इसमें अगर ऐसा कुछ कर दें तो क्या क्या प्रोडक्ट नए बन सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी आइडिया फील्ड जो है वो जनरेट होती है। तीसरा आता है डिमांड और मार्केट। इसमें आप क्या करते हो, यू डू अ मार्केट रिसर्च और इन्फॉर्मेशन निकालते हो कि भाई क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इन सारे डेटा को आप एनालाइज करते हो, अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस लगाते हो और नए आइडियाज़ को डेवलप करते हो। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड। ट्रेड के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज़ अगेन वो ट्रेड जो है वो फ्रेम बनता है आइडिया का, क्योंकि आप देखो ग्लोबलाइजेशन है, इससे क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रहे हैं, तो एक केयरफुल एनालिसिस करते हैं प्रिवेलिंग ट्रेड्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। ओके, या अगर हम कहें कि पहले क्या था, जो ट्रेडिंग थी वो लिमिटेड होती थी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, अब क्या है सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही, तो इस तरह से जो ट्रेडिंग की वजह से जो आपके आइडियाज़ हैं वो और बढ़ जाते हैं। लास्ट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के थ्रू भी जो सर्विस रिलेटेड हैं, जैसे कि हम कहें कि एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक आपका बेस बनता है फॉर आइडिया जनरेशन। एंड लास्ट एंड द बेस्ट वन इज़ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी तो है ही, जहाँ पे कुछ नई चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, इनोवेशन लाना चाहते हो, नए मार्केट्स को एक्सपैंड करना चाहते हो विद न्यू प्रोडक्ट्स, सो दैट इज़ ऑल्सो एन आइडिया फील्ड। सो क्रिएटिविटी ऑल्सो सर्व्स एज एन आइडिया फील्ड। राइट, सो मूविंग अहेड, दैट इज़ यूनिट 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगी, बेसिक तरह से समझा रही हूँ, आप अपने वर्ड्स में भी एग्जाम में लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर दैट यू कवर द की वर्ड्स, तो उनको ज़रूर कवर करना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है इस वाले यूनिट में, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन क्या है, एक एनालिसिस होती है जिसके थ्रू आप एक पॉइंट पे अराइव हो जाते हो जहाँ पे फर्म को ना तो लॉस हो रहा है ना ही कोई गेन होता है। एट दिस पॉइंट द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। ये अगेन यू शुड नो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कि हमारा रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो होती है वो फर्म की इक्वल हो जाती है। तो ये पॉइंट ये दिखाता है कि जो फर्म है वो सर्वाइवल सिचुएशन में है, सर्वाइव कर पा चुकी है मार्केट में, एंड देन ओनली द फर्म इज एबल टू गेट अ ब्रेक इवन पॉइंट।
मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस प्लान। अब इस वाले यूनिट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, सारे ही प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं। दो आई एम कवरिंग 2 और 3 विच आर मेन, बट उसके अलावा सारे ही प्लान्स इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आएगा, तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। इन केस यू हैव नॉट डन, यू स्टिल हैव टाइम, आप इसको अच्छी तरह से प्लीज़ करिएगा। ओके, सो बिजनेस प्लान है क्या? इट इज़ अगेन बेसिक वर्ड्स में देखें तो एक प्लान है जो कि बिजनेस बनाता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। यू विल राइट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल में सारी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है उन सबको मेंशन करना, रिटन डाउन करना। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर करता है। और फर्दर इसमें लिखा है डिस्क्राइबिंग फॉर्मली ऑल द रेलिवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स। तो याद करो हमने वहाँ पे भी बात करी थी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में कि उसमें भी एक्सटर्नल इंटरनल, बट यहाँ पे क्या है वेंचर से रिलेटेड कि अगर हमें क्या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या प्लान्स बनाने हैं, उसी से रिलेटेड एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स। इसको हम रोड मैप भी बोलते हैं, बिकॉज आपने प्लानिंग पढ़ा हुआ है, आपको पता है एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट कि जो प्लानिंग है वो आपका रोड मैप बनती है। तो बिजनेस प्लान भी आपका एक रोड मैप है, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर टू नो कि उसका वेंचर जो है वो कैसे इवॉल्व करेगा, क्या क्या उसे करना है, और उसका बिजनेस जो है वो मैच्योर बिजनेस कैसे बनेगा। तो बिजनेस प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर सारी इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट जो कि उसके बिजनेस या वेंचर से रिलेट करती हैं उनके बारे में डिटेल में मेंशन करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या है? 3 मिनट समरी। ओके, दैट मीन्स एक शॉर्ट समरी है ऑफ द बिजनेस प्लान। तो अभी मैंने आपको बताया बिजनेस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल में है, और एलिवेटर पिच एक समरी है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे किसी मूवी का आप ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर क्या है वो शॉर्ट में बता रहा है कि मूवी में क्या क्या होगा, एंड जो मूवी है वो पूरी एक तरह से बिजनेस प्लान से आप उसे रिलेट कर सकते हो। दिस इज़ यूज टू अवेकन द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल फंडर्स, कस्टमर्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। तो वैसे आप देखो तो मूवीज़ में भी यही होता है, मूवीज़ से पहले जो उसका ट्रेलर आता है उसके थ्रू भी वो यही कोशिश करते हैं भाई लोगों का ध्यान जाए। तो सिमिलर इज़ हियर, एक एंटरप्रेन्योर एलिवेटर पिच इसलिए बनाता है कि जो फंडर्स हैं उन्हें बता सके भाई हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, ये करना है, ये करना है, कस्टमर्स को बताना, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाने के लिए आप एलिवेटर पिच आप मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है उसे तैयार करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ऑपरेशनल प्लान एंड एलिमेंट्स। इसके मैं सारे ही एलिमेंट्स को कवर कर रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक एलिमेंट जो इंडिविजुअल है उसको आपको पता करना है एंड डिटेल में भी आना चाहिए। सो ऑपरेशनल प्लान इज अ सिस्टम वेयर बाय देयर इज अचीव्ड a smooth and coordinated flow of work within the factory, so that by planning and control of all the productive operations in all the stages of manufacturing, the final product is completed in accordance with the plans. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ऑपरेशंस हैं, जैसे मैंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें भी यही सारी चीज़ें आती थी, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से था, यहाँ पे हम उसके सिर्फ प्लान की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ें जो हम यहाँ पे प्लान में यूज़ करें उसको हमने डिटेल में मतलब मैंने पढ़ा हुआ है। सो ऑपरेशनल प्लान क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे है, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उसको कैसे हम स्मूथली करें सो दैट हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनली वैसे ही बने जैसा हम चाहते थे। अब इसके एलिमेंट्स आप देखिए, दैट इज़ रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग। अगेन ओके, RSDFIS, that is routing, scheduling, dispatching, follow-up, inspection, shipping. Again, routing, scheduling, dispatching, follow-up, inspection and shipping. अब इनको हम डिटेल में समझते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्लीज़ आप करके जाइएगा, नहीं कराए तो यहीं से समझ लीजिए सो दैट यू आर थ्रू विद दिस इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल प्लान। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्स, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि आप सारे प्लान्स को अच्छी तरह से करें, चाहे मार्केटिंग प्लान हो, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हो, तो आपको सारे ही प्लान ओके उनको प्रॉपर्ली डिटेल में करना है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ रूटिंग। रूटिंग में होता क्या है, आप एक एग्जैक्ट पाथ डिसाइड करते हो एक प्रोडक्ट के लिए, जो मतलब उसके रॉ मटेरियल से लेकर उसके फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने तक उतने बीच में जो भी पाथ से वो ट्रैवल करेगा प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज रूटिंग। द सेकंड वन इज़ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब वैसे ही पता है आपको, फिक्सेशन ऑफ टाइम। ठीक है कि भाई डे डेट आप डिसाइड करते हो कि कब ये काम शुरू होगा, कब इसे हम ख़त्म करना है, दैट इज़ शेड्यूलिंग। डिस्पैचिंग में क्या होता है, इट इज़ इनिशिएटिंग द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्री कंसीव्ड प्रोडक्शन प्लान। जो आपने पहले सोचा था वैसे ही आप उस काम को शुरू करते हो, दैट इज़ डिस्पैचिंग। इसमें यूजुअली ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल करना, जो भी काम किया उसको चेक करना कि क्या काम वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था और नॉट। ओके, डिस्पैचिंग में क्या है, इनिशिएटिंग प्रोडक्शन। आप काम पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि काम वैसा ही हुआ है या नहीं। ओके, तो एरर्स फाइंड करना, डिफेक्ट्स जो हैं उनको देखना।
नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस विद एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। अब आपका सारा सामान तैयार होकर बाहर आ गया है, तब आप उसे चेक करो फिनिश गुड्स को एज पर द स्टैंडर्ड, इज इट द सेम और नॉट। ओके, एंड लास्ट इज शिपिंग, कि जो आपका गुड्स बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, इनको एक तरह से डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेनिंग द क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन कंप्लीटिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली। तो आप गुड्स को मूव आउट कर रहे हो अपने प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर्स तक, और इसमें पूरा प्रेजेंटेशन भी आता है, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स आते हैं एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के प्रॉपरली कंप्लीट होने के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू एंड नॉट ओनली फॉर यू, आई जस्ट वांट टू स्प्रेड मोर एंड मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे, इट डेफिनेटली हेल्प्स अस बैक। सो वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फाइनेंशियल प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी जो मैंने आपको पिछला प्लान डिस्कस करा दैट वाज ऑपरेशनल प्लान, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फर्म्स फाइनेंशियल नीड, कि हमारी फर्म को कितना पैसा चाहिए। तो आप सीधा ये लिखोगे ना, फंड की रिक्वायरमेंट, उससे बेटर क्या है इफ़ यू राइट फर्म्स फाइनेंशियल नीड्स। तो कुछ कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स को, टर्म्स को लर्न कर लोगे, याद रखोगे, वहाँ पे लिख दोगे, तो उससे एक आपको भी अच्छा लगता है जब आप लिखते हो चीज़ों को, एंड जो भी आपके आंसर्स को पढ़ रहा है दैट पर्सन ऑल्सो इज़ एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि यू आर समबडी इंटेलिजेंट, नेचुरली यू आर, बट थोड़ा आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। सो फाइनेंशियल नीड्स और गोल्स फॉर द फ्यूचर एंड द मीन्स टू अचीव देम। तो किस तरह से हमें फ़ंड्स की प्लानिंग करनी है, क्या नीड्स हैं फंड फॉर्म की फॉर द फ्यूचर, और किस तरह से हम उन फंड्स को रेस करें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अमाउंट ऑफ फाइनेंस डिसाइड करना। नंबर 2, कहाँ से हम उसका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। दैट मीन्स कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। फिर पॉलिसीज़ बनाना जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो हमारे फर्म के फाइनेंस के लिए हम जो भी फाइनेंस रेज करेंगे उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करना। एंड लास्टली टू सेफगार्ड द एंटरप्राइज फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क, किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है कि भाई हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, खासतौर से दिस रिलेट्स टू डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का पेमेंट, तो उसको भी एक तरह से सेफगार्ड रखना, देखना कि हम उसका पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। So we have covered 12 important topics in Unit 1 and Unit 2. We are moving on to one more important case study. An entrepreneur is doing the industry analysis. While he is analyzing his competitors in the line of business, he realizes that the competitions are far better in their business plan and their execution. तो उसका जो competitor है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज़ एक entrepreneur को रियलाइज़ होती है। Should the entrepreneur add unique selling point, क्या कुछ अलग हट के चीज़ को कुछ वो ऐड करे in the existing plan to get a creative niche above others, or should he go for a completely different line? तो वो सोच रहा है कि क्या वो ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटेड उसका प्रोडक्ट लाइन है उसी में कुछ नया करे, या ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस लाइन को स्टार्ट करे। where the competition is less and is able to place his feet in the market। तो ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है। जब भी आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हो तो उसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई जो मैं काम करूँ वो चल नहीं रहा, या ठीक ठीक चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाऊँ या कुछ नया शुरू कर लूँ। तो इस केस स्टडी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर कर सकते हैं रीजंस के साथ। हम इसका एक स्पेसिफिक आंसर देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर शुड ऐड यूनिक सेलिंग पॉइंट इन द एग्जिस्टिंग प्लान टू गेट अ क्रिएटिव निश अबव अदर्स। तो यहाँ पे हमें किस पे फोकस करना है कि जो आपका एग्जिस्टिंग है उसी में आप कुछ नई चीज़ को ऐड करो। उससे होगा क्या? दिस विल इंडिकेट दैट द एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव। मालूम पड़ेगा कि आपने सिर्फ एक नया प्रोडक्ट, नया में भी क्या होगा, आपने उसमें मतलब एग्जैक्टली पूरा नया प्रोडक्ट की बात नहीं करी, जैसे कि क्या वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज करे, कुछ नई चीज़ ऐड करे, या फिर कोई नया बिजनेस प्लान बना ले कोई अलग प्रोडक्ट लाइन का। तो दैट इज़ व्हाट दे सेइंग कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू हैव क्रिएटिविटी। आपको कुछ नई चीज़ को ऐड करना होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर 2, एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम एंड हैव अ सोल्यूशन। उसे एक सोल्यूशन भी डिराइव करना पड़ेगा फॉर द प्रॉब्लम जो उसने आइडेंटिफाई करी है। तीसरी खास बात आती है द एंटरप्रेन्योर विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन। तो अगर आप हर बार कंपटीशन से बच के दूसरे नए प्रोडक्ट पे जाते रहेंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। आप फियर को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक लास्ट में मैं आपको कोटेशन भी बताऊंगी। हाँ, ओके, कमिंग बैक, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट द एंटरप्रेन्योर हैज़ गॉट द क्वालिटी ऑफ एंड्योरेंस। सहन शक्ति जो है वो भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, एंड दैट इज़ एन important trait of a successful entrepreneur. So you should add something new, okay, that is unique selling proposition, and that is what you should write here rather than an entrepreneur moving on to a new business plan.
ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ एंटरप्राइज मार्केटिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है। तो ये जो तीसरी यूनिट आती है ये खास तौर से मार्केटिंग पे ही बात करेगी। इट विल बी टॉकिंग अबाउट गोल सेटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपका मार्केटिंग मिक्स, ये सारी चीज़ें आपने बीएस में पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रांडिंग है, लोगो है, ओके, टैगलाइन की बात करते हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन अगर आप मार्केटिंग से रिलेट करते हैं अपने आप को तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं बिकॉज ये आगे भी आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। तो इसमें टाइप्स ऑफ जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड मार्क है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपसे सारी चीज़ें डिटेल में ना करके उतनी ही चीज़ों की बात करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज एंटरप्रेन्योर का बोर्ड एग्ज़ाम है और इस वीडियो में मैंने कोशिश ये करी है कि हम वो सारे बेसिक कंसेप्ट जो एक एंटरप्रेन्योर के सब्जेक्ट में आते हैं एट जो स्कूल लेवल पे, उसको हमने कवरेज करी है। बट ये ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर इनटू ग्रेजुएशन और एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे है, होता ही है बहुत से कॉलेजेस में, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो वहाँ के हिसाब से भी आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं लेके आई हूँ आपके लिए TTL। इसके अलावा जो बाकी हैं दैट इज़ बेसिक, आई एम वेरी श्योर आपने रिवाइज कर लिए होंगे। इफ़ नॉट देन अगेन एंटरप्राइज मार्केटिंग का भी मैंने पूरे जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 का, उसमें एंटरप्राइज मार्केटिंग के 3 सेशंस मैंने रखे हैं। सेशन 1, 2, आई एम सॉरी 4 सेशंस हैं, सेशन 1, 2, 3 एंड 4। उसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, इट विल हेल्प यू बिकॉज इसमें बहुत सारी जो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं वो भी मैंने डिटेल में कवर करी हैं विद एग्जांपल्स। ओके, talking about TTL, that is through the line, or TTL refers to an advertising strategy which involves both above and below the line communication in which one form of advertising points the target to another form of advertising thereby crossing the line। तो TTL का आपको ध्यान रखना है थ्रू द लाइन है और इसी से रिलेटेड हमारे बाकी दो पे हम डिफरेंसेस पे बात करेंगे, दैट इज़ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। अबव द लाइन आपको ध्यान रखना है ये मास ऑडियंस को टारगेट करता है, बिलो द लाइन क्या कर रहा है, स्मॉल ग्रुप्स को। तो एडवर्टाइजिंग के वो तरीके जो कि मास ऑडियंस को कवर कर रहे हैं दैट इज़ अबव द लाइन, और बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ बिलो द लाइन। जो अबव द लाइन है वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर कि भाई वो कितना कारगर है, कितना सही है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेजर करना। जबकि बिलो द लाइन बिकॉज नेचुरली आप स्मॉल ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं तो इसको मेजर करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अबव द लाइन में प्रिंट मीडिया आ जाता है, ऑनलाइन है, टेलीविज़न, वो सारे मोड जिसके थ्रू आप मास के ऑडियंस को टारगेट करते हो। जबकि बिलो द लाइन में क्या होता है, आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक हो गई, पब्लिक रिलेशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, ये आपके बिलो द लाइन में आते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ AIDA। आइडा का जो है ये इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अगेन अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आपका एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं तो अटेंशन कैचिंग होना चाहिए। ओके, इट कैचेस द आई और ईयर एंड स्टैंड्स आउट अमिड्स द क्लटर ऑफ कॉम्पिटिटिंग एडवर्टिजमेंट। इस समय मार्केट में इतने सारे एड्स हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे एरियाज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के ऐड को डिस्प्ले करते हो। तो एक कस्टमर का जो अटेंशन है, ओके, चाहे आई और ईयर, दोनों ही तरह से अटेंशन आपके जो ऐड है उसके तरफ आना चाहिए। The second thing is interest. It arouses interest and delivers sufficient impact in the message. तो ऐड में आप देखो एक स्टोरी होती है, एक मैसेज जा रहा होता है, तो वो इम्पैक्ट करे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सीरीज़ भी देख रहे हो, उसके बीच में अगर एक ऐड आता है तो वो जो ऐड है उससे इम्पैक्ट आना चाहिए, वो मैसेज जो आप चाहते हो वो डिलीवर हो जाए। एंड थर्ड इज़ डिज़ायर। जो भी वो पर्सन है जिसके लिए भी आपने वो ऐड इंटेंशन आपने रखा है उस ऐड का, इट शुड क्रिएट अ डिज़ायर टू लर्न मोर, या क्रेव करना चाहे वो उस चीज़ की तरफ आए कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है या इस चीज़ के बारे में मुझे और पता करना है। एंड लास्टली इज़ द एक्शन, टू स्पर एन एक्शन विच लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ द एड ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव विच इज़ टू सेल और दैट इज़ टू कंज्यूम इफ़ यू टॉक अबाउट द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम। ये भी आपके MCQ के पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है कि आप हर प्रोडक्ट के लिए आप जब प्रमोशन कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक सेपरेट ब्रांड नेम ला रहा है। जैसे कि लिरल जो है वो फ्रेशनेस से कंसेप्ट को रिलेट करता है। लक्स जो है वो एक, आपने देखा ब्यूटी सोफा फिल्म स्टार, जब भी ऐड आता था लक्स का तो हमेशा एक फिल्म स्टार उसका ऐड करता था। सेकेंड वे इज़ फैमिली ब्रांडिंग। इसको हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि कंपनी नेम जो होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके,
अच्छा, इसमें जैसे आप एग्जांपल देखो, किसान कंपनी है तो उसके जो ब्रांड नेम है दैट इज़ किसान, और जैम सॉसेस वगैरह ये सब इसमें आते हैं। अमूल जो है अगेन ये भी अपने ही ब्रांड नेम को यूज़ करते हैं अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह से आप फैमिली ब्रांड नेम को यूज़ करते हो। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो 70 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट का पेपर है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को, कंसेप्ट को समझें रादर देन जस्ट मगिंग अप। सो यू कैन राइट इन योर वर्ड्स बट की वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। द थर्ड वन इज़ कॉर्पोरेट नेम। ये पूरा ही वीडियो इसका मार्केटिंग, एंटरप्राइज मार्केटिंग का मैंने शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से है। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ दिस चैप्टर वेरी मच तो आप उसे देख सकते हैं। इवन चैप्टर 1 एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन को मैंने डिटेल में कवरेज करी है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट नेम। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपना कॉर्पोरेट नेम या लोगो उसी को यूज़ कर देती है अपने ब्रांड नेम के साथ, जैसे गोदरेज है, टाटा है। और एक और तरीका होता है दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसमें क्या होता है कि आप अल्फ़ा न्यूमेरिक पे यूज़ करो, थोड़ा अल्फ़ा है थोड़ा न्यूमेरिक है, जैसे SX4 ओके लिव 52। तो इसमें दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक बोथ। गुड, वेल डन। नाउ वी हैव कम ऑन टू यूनिट 4 दैट इज़ एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट यूनिट वेरी सून। तो सॉरी, सेकेंड लास्ट यूनिट, तो उस पर भी हम पहुँचने वाले हैं। इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगी उन्हीं को मैंने कवरेज में रखा है। रेस्ट यू शुड बी नोइंग, बट इन टॉपिक्स को आप ज़रूर करके जाइएगा। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट थ्रू विच द मैन्युफैक्चरर और द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और सर्विस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको वो अलाउ कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट हो गया है मैन्युफैक्चरर के बीच में, एंड जो उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको? इंडिपेंडेंट रिटेलर्स को, इन रिटर्न फॉर रॉयल्टी एंड कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो बताया गया है आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ही यूज़ करेंगे। तो आप प्रोडक्ट में कोई मेजॉरिटी चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। तो आप जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही, बट यू आर जस्ट डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ एक्विजिशन। अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंडली एक्विजिशन होता है जहाँ पे दोनों ही कंपनीज अप्रूव करती हैं एक्विजिशन को फ्रेंडली टर्म्स में, कोई फोर्स और प्रेशर नहीं होता। दूसरा होता है रिवर्स एक्विजिशन। इसमें क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। यूजुअली आपने देखो पब्लिक कंपनी लेती है प्राइवेट कंपनी को एक्विजिशन में, बट यहाँ पर ये रिवर्स एक्विजिशन होता है। फिर होता है बैक फ्लिप। बैक फ्लिप एक्विजिशन में द परचेजिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी। लास्ट आता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। हेयर द इंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फोर्स। तो जो फर्स्ट है और लास्ट है ये आपस में एकदम ही ऑपोजिट है। द स्मॉलर कंपनी इज फोर्स टू से येस टू द एक्विजिशन ऑफ द बिगर कंपनी जस्ट बाइज ऑफ ऑल इट्स शेयर्स। वो पूरी तरह से इसे एक्वायर कर लेती है। और इसी जो यूनिट है इसमें आप आगे भी देखो तो हमारे पास आ जाते हैं सिनर्जी और मर्जर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, तो उनको भी आपको ज़रूर एक बार करके जाना है, बिकॉज मर्जर पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने उसे बहुत ज़्यादा इसमें कवरेज यहाँ पे नहीं करी है। अब हम बात करने वाले हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पॉटर्स जेनरिक वैल्यू चेन। तो जो माइकल पॉटर थे उन्होंने वैल्यू चेन कंसेप्ट दिया था 1985 में, उनकी जो बुक थी दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसमें उनका ये कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू ऐड करनी है अपने सर्विस में भी एंड प्रोडक्ट में भी, प्लस जितनी भी एक्टिविटीज़ वो रन करें दैट शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल, जिससे कि आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकें। तो इसमें आप देखो सबसे पहले आ जाते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ एंड वी हैव अ वैल्यू चेन। सो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। जब हम सपोर्ट एक्टिविटी की बात करते हैं उसमें आता है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले आप देखो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉटर्स मॉडल, इसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटी। दैट मीन्स जो इनबाउंड एक्टिविटी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक है, उसे हम कह रहे हैं तो गुड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सप्लायर्स एंड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द एंड प्रोडक्ट। आप जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है उसे कन्वर्ट करना चाहते हो जो फिर फाइनल प्रोडक्ट है, और इसी के लिए जो भी बहुत सारे आपके जो ऑपरेशंस यूज़ आते हैं वो आपके ऑपरेशंस में आते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स बन के उनको भेजना। मार्केटिंग एंड सेल्स में आ जाता है एक मार्केटिंग मिक्स को तैयार करना, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ग्रुप तक पहुंच सके थ्रू दी प्रमोशनल मिक्स। एंड सर्विसेज इंक्लूड सेल्स ट्रेनिंग, गारंटी, वारंटी, इस तरह से। सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये आपकी हेल्प करती हैं बेसिक एक्टिविटीज़ को।
इसमें आ जाता है प्रोक्योरमेंट, बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी अवेलेबल होना चाहिए बजट के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो प्रॉपरली, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ है वो अच्छा हो, मार्केट रेट के हिसाब से अपने पैसा दें, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो एफिशिएंटली वर्क करने की कोशिश करें। कमिंग ऑन टू यूनिट 5 दैट इज़ बिजनेस अरिथमेटिक। हम बहुत अच्छी तरह से अभी तक पढ़ रहे हैं। अगेन क्लैप फॉर योर सेल्फ, बूस्ट योर एनर्जीज़ एंड बी वेरी श्योर कि आप अच्छी तरह से पेपर करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेपर आपका ज़रूर अच्छा होगा। पहला पेपर है, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा होता है। ओके, कमिंग ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ पैरेटोज लॉ। द प्रिंसिपल इज़ नेम्ड फॉर विल्फ्रेडो पैरेटो। अगेन द नेम यू शुड नो, इटालियन इकोनॉमिस्ट है जिसने लैंड ओनरशिप इटली में पढ़ा था 1900s में। दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये पता होना चाहिए, रफली 20% ऑफ द पॉपुलेशन हेल्ड टाइटल टू अबाउट 80% ऑफ द लैंड। इसको थोड़ा और समझते हैं। पैरेटोज लॉ has application throughout science as well as business, including inventory control, where it forms the basis for a technique called ABC analysis. ABC is always better control, या इसे नॉर्मली भी आप देख सकते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के थ्रू उन्होंने डिफ्रेंशिएट करा था। इनकी प्रिंसिपल क्या कहती है, जो अभी हमने शुरू में बात बताई कि 80% ऑफ इटलीज लैंड वाज ओन्ड बाय 20% ऑफ द पीपल, कि जो 80% लैंड है वो 20% लोगों के पास है। जो हम कहते भी हैं कि अमीर कुछ ही लोग होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वही बात यहाँ पर है। पैरेटोज प्रिंसिपल इज अ प्रेडिक्शन दैट 80% ऑफ इफेक्ट come from 20% of causes. The 80-20 ratio of cause to effect became to be known as Pareto's principle. He became somewhat obsessed with this ratio, seeing it everything. हर जगह वो इसे अप्लाई कर पा रहे थे कि 80% ऑफ द पीस इन द गार्डन कम फ्रॉम 20% ऑफ द पी प्लांट्स। हर तरह से आप देखो तो यही होता है, किसी भी चीज़ का 80% जो है वो 20% लोग जो हैं वही देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है, दैट इज़ रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट होता है कि कब एक फैक्ट्री प्रेमिसेस में इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कितने टाइम बाद हमें अपने रॉ मटेरियल को रीशेड्यूल करना है। So it is a level at which a new order must be placed so that the inventory is renewed before the stock reaches zero level. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल की एक कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी बनी रहे। आई होप मेरी स्पीड आपको समझ में आ रही है। इफ़ नॉट तो आप उसे स्पीड को थोड़ा कम करके भी सुन सकते हैं, सो दैट यू आर वेरी श्योर एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज़ गिव अ लाइक हियर, बिकॉज अगेन हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमारे पास रिवर्ट आता है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। ओके, कमिंग फॉरवर्ड विल बी कवरिंग दिस एग्जाम्पल एंड बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज़ रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट में क्या होगा, यूसेज रेट इनटू लीड टाइम। लीड टाइम क्या है, उतना टाइम जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर आया, उतने बीच का जो टाइम है दैट इज़ नोन एज लीड टाइम। सपोज करो एक कंपनी है जो कि 15 यूनिट्स ऑफ एन आइटम पर डे, ओके, तो यूसेज रेट आपको मालूम पड़ गया एंड ऑर्डर लीड टाइम भी दिया है 10 days। अ न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड व्हेन द इन्वेंट्री लेवल रीचेज 150 यूनिट्स। तो इसमें हमें री ऑर्डर पॉइंट निकालना था, तो यूसेज रेट इनटू लीड टाइम। तो बहुत सिंपल है ये, अगेन एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ जाते हैं या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें ये आ जाता है, तो आपको इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। री ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है यूसेज रेट इनटू लीड टाइम, यूसेज रेट इनटू लीड टाइम। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगेन ये है क्या, इट इज़ द लेवल at which the new order has to be placed for the inventory। जब तक कि वो ज़ीरो लेवल ना हो जाए, उससे पहले ही हमारा जो ऑर्डर है वो आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएस में भी आता है एंड अगेन मैंने बीएस के हिसाब से एक वीडियो इसमें बनाया हुआ है पूरा, वो मैं आपके लिए लिंक में रख दूँगी, आप उसे भी देख सकते हो। और यू कैन अगेन सर्च ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके वीडियो है, आप उसे सर्च कर सकते हैं इन प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12। So trading on equity is a situation when the debt component is likely to provide higher rate। जब एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल डिसाइड कर रही है तो उसे कन्फ्यूजन होता है कि इक्विटी ज़्यादा रखें या डिबेंचर्स ज़्यादा रखें। तो ऐसे में आप अगर अपने शेयर कैपिटल में डिबेंचर्स को रखते हो तो बहुत बार एक हायर रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर लुकिंग फॉर, हायर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सो डेट एंड इक्विटी आर द 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बट व्हेन अ मिक्स ऑफ बोथ इज यूज्ड वाइजली द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैन इंक्रीज। तो जो अल्टीमेट हमारा मोटिव है दैट इज़ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज़ अगेन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका अर्निंग्स पर शेयर को इंक्रीज करना। सो दिस इज़ बिकॉज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन इज़ डिडक्टेबल। ये भी आपको पता है कि जो डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो डिडक्टेबल होता है फ्रॉम अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड पेमेंट। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज़ ओनली मेड आफ्टर रियलाइजिंग द इंटरेस्ट। तो आप पहले ये सारे पेमेंट्स कर देते हो एंड लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो ट्रेडिंग इन इक्विटी का एक तरीका है, ये कंसेप्ट है जिसके थ्रू वी चेक कि डिबेंचर्स लेने से
ultimately the EPS will increase or not. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ जो न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं फॉर्मूले, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टोटल रेवेन्यू। ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन लेवल इज ब्रेक इवन वॉल्यूम पूछी जाती है। तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट आपको गिवन होगी उसको आप डिवाइड कर दोगे ग्रॉस मार्जिन से। अब ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालोगे? ग्रॉस मार्जिन का तरीका क्या है? यूनिट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया होगा, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट होगा, उसको आपको माइनस करना है। और कंट्रीब्यूशन का भी यही तरीका है। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम अगर है तो इसको हम ब्रेक इवन इन सेल्स भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूशन को निकालने का तरीका है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट कर दीजिए। मार्जिनल कॉस्ट का तरीका क्या है कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है या टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो तो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, इन सब को आप ऐड कर दोगे तो भी बन जाएंगे। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, दैट इज़ एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंजल इन्वेस्टर्स के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा कवरेज दिया है। ये कौन लोग होते हैं? जो आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये हाई रिस्क आपका बियर करते हैं, हाई नेटवर्थ जो होता है वो इनकी होती है, गाइडेंस देते हैं, हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट सक्सेसफुल कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू क्रिएशन, गाइडिंग इन्वेस्टर्स। तो बहुत बार नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर इनको उनका कंसेप्ट पसंद आता है तो दे ट्राई टू हेल्प देम आउट। तो एक पेरेंट के तौर पे वो उन्हें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस भी है, देखिए वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके होते हैं मार्केट में, आप बहुत बड़ा उनका बिजनेस फ्लरिश हो चुका होता है, बट नाउ दे आर इनटू हेल्पिंग अदर्स। एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको यूजुअली देखा जाए तो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कंपनीज या कॉरपोरेशंस नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो करंट या रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये इनकी नॉलेज, एक्सपर्टाइज और फंड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ध्यान से अच्छी राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा, डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली पॉइंट करिएगा, क्वेश्चन को दोबारा 2-3 बार पढ़िएगा। पेपर यूजुअली थोड़ा सा ईजी होता है, दैट इज़ द हिंट दैट आई एम गिविंग यू। एंड अटेम्प्ट द पेपर प्रॉपर्ली। बहुत से लोग बहुत जल्दी पेपर कर लेते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं है। यू शुड यूटिलाइज द फुल टाइम. So the last quotation for today, and again for your motivation, for your boosting your confidence, everything you will ever wanted is on the other side of fear. डरने से नहीं होगा, डर से आगे निकलेंगे तभी जीत हासिल होगी. So all the very best. Please do share and subscribe.